गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन यूनिक्लॉस स्टडी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज अपन शुरू कर रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का अध्याय 3 किशोर न्याय बोर्ड को कवर करने की अपन कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का जो एक्ट है, इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए हैं। इसका फर्स्ट जो वीडियो है वो ये बताता है कि आपको ये एक्ट पढ़ना किस तरीके से है। देन इसका सेकंड जो वीडियो है वो ये है कि इसका जो डेफिनेशन क्लोज है, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्लोज सबसे बड़ा डेफिनेशन क्लोज है। टोटल इसमें 61 डेफिनेशन है, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और आज अपन शुरू पढ़ते हैं इसका किशोर न्याय बोर्ड। इस एक्ट के अंदर 2 अथॉरिटी है अपने पास में, एक बोर्ड है, एक कमेटी है। दो अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, कौन सी अथॉरिटी के अंदर कौन सा बच्चा जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सब मैंने डेफिनेशन क्लोज में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देन स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसके साथ साथ मैंने एनआई एक्ट एंड प्रोविशन एक्ट के भी पूरा जो बैर एक्ट है उसके सारे क्वेश्चन उसमें कवर कराए हैं। एनआई एक्ट और प्रोविशन एक्ट के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देखिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अपन शुरू करते हैं किशोर न्याय बोर्ड अध्याय 3। और अगर आप कोई भी आपका माइनर एक्ट है, कोई भी मेजर लॉ है, अगर कोई भी बैरक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं किशोर न्याय बोर्ड। देखिए, अपना जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, इसके अंदर अपने पास में 2 अथॉरिटी है। एक अपने पास में अथॉरिटी इसमें बोर्ड है, देन दूसरी अथॉरिटी अपने पास में कमेटी है। जो बोर्ड जो है, किशोर न्याय बोर्ड के नाम से जो संस्था है अपने पास में, वो संस्था उन बालकों के लिए है जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है। देन जो कमेटी जो संस्था है अपने पास में, वो उन बालकों के लिए है जिनको कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। अब सबसे पहले अपना सवाल यहाँ से ये बनता है कि ऐसा कौन सा बालक है जो विधि का उल्लंघन कर रहा है, और ऐसा कौन सा बालक है जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये अपने को डेफिनेशन क्लोज का जो धारा जो 2 है उसका जो क्लोज 13 है और 14 वो बताता है। धारा जो 2 है उसका क्लोज जो 13 है वो अपने को ये बताता है कि ऐसा कौन सा बालक है जिसको क्या है, जो विधि का उल्लंघन करने वाला है। और जो धारा 2 का क्लोज जो 14 है वो बताता है देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। तो अपने को डेफिनेशन क्लोज से पहले अपने को रीड करना पड़ेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन है और देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक कौन है। तो आप सेक्शन धारा 2 के क्लोज 13 और 14 को पहले रीड कीजिए। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें किशोर न्याय बोर्ड। तो किशोर न्याय बोर्ड है वो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए है। ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है, उस बालक को आप कहाँ पे पेश करेंगे, बोर्ड के सामने पेश करेंगे। अब बोर्ड जो है उसकी स्थापना कौन करेगा, कौन सी अथॉरिटी है जो बोर्ड के अंदर बैठेगी, बोर्ड की क्या प्रोसीजर होगी, ये सब बताता है सेक्शन 4। देखिए, किशोर न्याय जो बोर्ड है, किशोर न्याय बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोर्ड है उसकी स्थापना कौन कर रही है, उसकी स्थापना राज्य सरकार कर रही है। CRPC में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार बोर्ड की स्थापना करेगी, प्रत्येक जिले में करेगी, राज्य सरकार करेगी, प्रत्येक जिले के अंदर करेगी। और किसके लिए कर रही है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए कर रही है। ठीक है, राज्य सरकार करेगी, प्रत्येक जिले में करेगी, और एक जिले के अंदर एक या एक से अधिक भी किशोर न्याय बोर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए हो रहा है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करेगी। तो फर्स्ट क्लोज में अपने समझ में आ गया कि स्थापना कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, कहाँ पे कर रही है, प्रत्येक जिले में कर रही है, और किसके लिए कर रही है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कर रही है। ठीक है, देन इसका सेकंड जो क्लोज है वो ये अपने को बताता है कि भाई आपने फर्स्ट जो इसका क्लोज है उसमें आपने बोर्ड की स्थापना तो कर दी, लेकिन बोर्ड के अंदर जो अथॉरिटी आप बिठा रहे हो, कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको आपने पावर दी है बोर्ड में काम, बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसको निर्वहन करने के लिए। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो है यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहा जा सकेगा, लेकिन जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा, जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए, और उनमें से कम एक महिला होगी जो एक न्यायपीठ के रूप में लेगा।
ठीक है। तो जो बोर्ड की स्थापना किसने की, फर्स्ट क्लोज ने अपने को बताया। सेकंड क्लोज ये बताता है कि जो बोर्ड राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए स्थापित किया है, उस बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट को और या एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठेगा। और इस महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आप मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से भी जान सकते हैं। और ये जो आप ये जो महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को बोर्ड की शक्तियों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, ये ऐसा मजिस्ट्रेट होगा जिसको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट हो गया, दूसरा यहाँ पे 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा और उन 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कम एक सदस्य जो है वो महिला होगी। ठीक है। तो दो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनमें से एक महिला होगी और इसके जो सदस्य है, बोर्ड के जो सदस्य है, उसको सीआरपीसी के अंदर जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को और महानगर मजिस्ट्रेट को जो शक्ति प्रदान की गई है वही शक्तियाँ इनको होगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज अपने को बताता है कौन स्थापना करेगा, सेकंड क्लोज अपने को बताता है कौन से ऑफिसर्स हैं जो इसमें इस संस्था के अंदर बैठेंगे और इसकी शक्तियों का निर्वहन करेंगे। देन इसका सेकंड क्लोज ये बताता है कि आप दूसरे क्लोज में जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि समय बोर्ड के अंदर 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो किस व्यक्ति को आप अपॉइंट करोगे, इसके लिए अपने को थर्ड क्लोज पढ़ना पड़ेगा। इसका थर्ड क्लोज बताता है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो, या बाल मनोविज्ञान है, मनोरोग विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यक्ति हो। ठीक है। तो मतलब इसका जो सेकंड क्लोज है वो बताता है कि भाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है। इसके अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें से एक महिला होगी। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो व्यक्ति कम से कम जिस व्यक्ति को 7 वर्ष तक बालकों के संबंधित स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कल्याण संबंधी क्रियाकलाप है, कोई मनोरोग है, मनोरोग विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान में उसने कोई अनुभव लिया है, 7 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। देन जो इसका चौथा क्लोज है वो ये बताता है अपने को कि फर्स्ट क्लोज ने अपने को बता दिया कौन स्थापना करेगा, कौन से सदस्य इसमें बैठेंगे, सेकंड क्लोज जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसकी योग्यता क्या होगी, थर्ड क्लोज है। एंड फोर्थ क्लोज बताता है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चयन का पात्र नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा, जो सेक्शन जो अपना इसका 4 है उसके जो खंड जो इसका जो क्लोज जो 4 है इसमें आता है, इसके किसी भी पॉइंट में आता है। तो कौन सा व्यक्ति है जो सदस्य के रूप में चयन का पात्र नहीं होगा, देखिए इसका जो पहला क्लोज बता रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है उसका। ठीक है। या तो उसने किसी मानव अधिकारों का या फिर बालक अधिकारों का अतिक्रमण किया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी अपराध के लिए पहले निर्दोष ठहराया गया है और उसकी नैतिक अधमता अंतर्वलित है और उसकी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या उसे उस अपराध के संबंध में क्षमा भी प्रदान नहीं की गई है। पहला तो कोई व्यक्ति ऐसा जिसने किसी मानवाधिकार का उल्लंघन किया। दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया था और वह दोष सिद्धि इस प्रकृति की थी कि अभी भी वो दोष सिद्धि बरकरार है, उसको ना तो क्षमा किया गया है उस दोष सिद्धि के संबंध में और ना ही उसकी दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में उल्टा गया है। तो ऐसा व्यक्ति बोर्ड का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है। थर्ड इसका क्लोज बताता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अन्य सरकार के किसी भी अन्य स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम है उसकी सेवा से उसको हटा दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी बोर्ड का मेंबर नहीं बनेगा। देन फोर्थ इसका क्लोज है कि वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। ऐसा व्यक्ति है जो किसी अनैतिक कार्य में लिप्त है, वो व्यक्ति भी बोर्ड का मेंबर नहीं बनेगा। तो इसका क्लोज 4 बताता है अपने को कौन से सदस्य है जो बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन नहीं होंगे। 5वां क्लोज इसका बताता है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों जिसके अंतर्गत बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्य जिसमें बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, बालकों के लिए विधिक उपबंधों, न्याय के संबंध में ऐसा समावेशन है, प्रशिक्षण है, संवेदीकरण है, जो भी विहित किया जाए नियुक्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर अधिष्ठापन किया जाए। कि आपने बोर्ड के अंदर जो मजिस्ट्रेट को, आपने बोर्ड के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता इनको बिठाया है, तो इन सब व्यक्तियों को इंक्लूडिंग इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी इसमें इंक्लूड है, इन सबको आप 60 दिन का प्रशिक्षण दो, 60 दिन का यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो 7 वर्ष वाली जो बात है वो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, और किसके लिए एक्सपीरियंस की बात हो रही है, वो
वो सोशल वर्कर के लिए एक्सपीरियंस की बात हो रही है। और यहाँ पे जो 60 डेज़ का जो ये यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो हो रही है सभी के लिए, जिन भी व्यक्तियों को आप अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी है। ठीक है, ये इसका 5वां क्लोज बताता है। फिर इसका 6वां क्लोज ये बताता है कि बोर्ड के सदस्यों की जो पदावधि है, उनका जो त्यागपत्र है वो ऐसा होगा जो विहित किया जाए। बोर्ड का जो भी मेंबर वो कितने कितने टाइम के लिए अपने पद पर रहेगा, अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो ये बोर्ड के द्वारा विहित किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड के किसी भी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात समाप्त किया जाएगा यदि वह, अगर बोर्ड का कोई भी सदस्य है सिवाय प्रधान मजिस्ट्रेट के, प्रधान मजिस्ट्रेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, प्रधान मजिस्ट्रेट के अलावा अगर बोर्ड का कोई भी सदस्य है उसको उसके पद से हटाना है, तो उसको हटाने के संबंध में राज्य सरकार जांच करेगी। और राज्य सरकार को लगता है कि वो व्यक्ति इन खंडों में से किसी में भी आता है, अगर उसने ऐसा कोई कृत्य किया है जो अगर लिखित है, तो फिर उसको राज्य सरकार उसके पद से हटा सकेगी, लेकिन प्रधान मजिस्ट्रेट को नहीं। तो देखिए वो क्लॉज कौन कौन से हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है, या तो इस अधिनियम में जो भी उसको शक्तियां प्रदान की गई थी, जिन भी शक्तियों का निर्वहन उसको करना था, उन शक्तियों का उसने दुरुपयोग किया है। या फिर वो व्यक्ति क्या करता है, बोर्ड की कार्यवाही में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार 3 महीने तक भाग लेने में असफल रहता है, या फिर 1 वर्ष में होने वाली न्यूनतम 3/4 में से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, या सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र हो जाता है। उपधारा 4 के अंदर जो अपने 4 क्लोज पढ़ी उनकी बात कर रहे हैं कि या तो उसने किसी मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया, किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराया गया है, सरकार ने अपने नियंत्रण से उसको हटाया है, या फिर वो क्या है किसी दुर्व्यवहार में या फिर किसी अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा। अपना इसका जो सेक्शन जो 4 है, इसका जो क्लोज जो 7 है ना, इसका यहाँ पे जो 3rd क्लोज में ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, पहले यहाँ पे न्यूनतम 3/4 नहीं था, पहले यहाँ पे था कि 3/4 से कम, ओनली 3/4 था। अब यहाँ पे अब 2021 के जो अमेंडमेंट से यहाँ पे न्यूनतम 3/4 किया गया है। ठीक है, तो किशोर न्याय बोर्ड है, धारा 4 इसका प्रावधान करती है, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए है। टोटल इसमें 7 क्लोज है। पहला क्लोज अपने को बताता है कि कौन इसकी स्थापना करेगा, राज्य सरकार करेगी, प्रत्येक जिले में करेगी, विधि का उल्लंघन करने वाले के बालक के लिए करेगी। ठीक है, इसमें सरकार ने स्थापना की। दूसरा कौन इसमें बैठेगा, तो प्रधान महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठेगा। इनके अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होगी। अब आपने संस्था की स्थापना कर दी, उसमें अथॉरिटी आपने बिठा दी। तीसरा पॉइंट है कि आप जो सामाजिक कार्यकर्ता बिठा रहे हो किसको बिठा रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस होगा बालकों के संबंध में, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण संबंधी कार्यों के लिए। और जो सदस्य है उनकी नियुक्ति को कब आप निरस्त कर सकते हो, या फिर कौन सा सदस्य है जो चयन का पात्र ही नहीं होता, तो उसके लिए क्लोज 4 बताता है कि या तो उसने कोई अनैतिक, या तो उसने कोई मानवाधिकारों का कोई अतिक्रमण किया है, किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराया गया है, सरकार ने अपने नियंत्रण से उसे किसी पद से हटाया है, या किसी अनैतिक कार्य में लिप्त है, तो उसको हटा दो। इसके अलावा प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो भी सदस्य बोर्ड के मेंबर हैं उनको 60 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 60 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार से उनको कार्य करने हैं। इसके बाद में इसका 6वां क्लोज बताता है कि बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी पदावधि कितने पद के लिए और पद पे रहेंगे, त्यागपत्र किसको देगा, तो इसके लिए बोर्ड खुद विहित करेगी। और राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के सिवाय अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को निरस्त कर सकती है। उसके लिए इसका जो खंड 7 है वो बताता है कि या तो उसने इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का दुरुपयोग किया है, बिना किसी कारण से, बिना किसी विधिमान्य लीगल रीजन से वो 3 महीने तक बोर्ड की कार्यवाही में आ ही नहीं रहा है, या फिर 1 वर्ष में होने वाली जो बैठकें हैं उनमें न्यूनतम 3/4 बैठकों में आने में असफल रहा है, या फिर वो खंड 4 के अधीन अपात्र है, तो वो व्यक्ति बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये सेक्शन 4 है, इसके 7 क्लोज है। इसका मैंने अच्छे से समझाने की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। अब देखिए यहाँ से अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, ये न्यूनतम 3/4। इसके अलावा एक्सपीरियंस कितने टाइम का होगा ये आ सकता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण है वो कितने टाइम का, कौन इसकी स्थापना कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और ये सब क्वेश्चन प्री के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, और मेंस के लिए पूरा सेक्शन ही बन सकता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं जो बोर्ड की जो स्थापना हो रही है सेक्शन 4 में, उस बोर्ड की प्रोसीजर क्या होगी। 4 में आपने बोर्ड की स्थापना कर दी, अब उसके बाद में जो बोर्ड है वो अपना काम किस हिसाब से करेगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी। तो बोर्ड ऐसे समय पर अपनी बैठकें करेगा, और अपनी बैठकों में ऐसी बैठकों में कार्यभार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किया जाए।
और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बालक हितैषी हो, स्थान बालक को अभित्राश करने वाला नहीं हो और नियमित न्यायालय के समान नहीं हो। मतलब जब भी कोई बोर्ड है, बोर्ड की प्रक्रिया ये होगी कि बोर्ड बालक के संबंध में जब भी कोई समव्यवहार कर रहा है तो सबसे पहले बोर्ड ये ध्यान रखेगा कि जो भी प्रक्रिया वो बालक के कल्याण, बालक के हित में होनी चाहिए, बालक को डराने वाली नहीं होनी चाहिए, और जो आपका जो बोर्ड है वो न्यायालय जैसा प्रतीत नहीं होना चाहिए बालक को। ठीक है, इसके बाद में जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के, जब बोर्ड बैठक में नहीं है तो उसको उसके किसी सदस्य के सामने भी पेश किया जा सकेगा। सेकंड क्लोज आपका बता रहा है इसमें कि मानो कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा है और उस बालक को क्या करना है, बोर्ड के सामने पेश करना है, लेकिन जब आपको बोर्ड के सामने पेश करना है तब बोर्ड जो है वो बैठक में नहीं है, तो आप उस बच्चे को, विधि का उल्लंघन करने वाला जो बालक है उसको, जो अपना बोर्ड है उसके सदस्य के, उसका जो सदस्य है उसके पीठासीन, बोर्ड अगर पीठासीन नहीं है तो निजी सदस्य के सामने भी आप उसको पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पकड़ा, आप बोर्ड के सामने उसे लेके गए और बोर्ड से पीठासीन नहीं है, बैठक में नहीं है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो आप उसको निजी सदस्य के सामने पेश कर दो। ठीक है, और इसके बाद जो बोर्ड है, बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा। जो आपने बोर्ड गठित किया है उसका अगर कोई मेंबर है वो अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो भी बोर्ड अपनी जो प्रक्रिया है उसको यथावत करेगा। और बोर्ड के द्वारा पारित कोई भी आदेश है वो किसी भी प्रक्रम पे अविधिमान्य नहीं होगा, मात्र इस आधार पे कि बोर्ड के पूरे सदस्य है उस बोर्ड में नहीं थे। इस आधार पे कोई भी जो आदेश है वो अविधिमान्य नहीं होगा। लेकिन अगर जो बोर्ड है वो कोई मामले का या तो अंतिम निपटारा कर रहा है या फिर धारा 18(3) की कार्रवाई कर रहा है के अधीन कोई आदेश दे रहा है, तब कम से कम 2 सदस्य वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसका पहला क्लोज तो ये बोल रहा है कि भाई बोर्ड है वो सारे बालक के हित में जो चीज़ें हैं वो सब करेगा, बालक को डराने वाला नहीं होना चाहिए, जो भी कार्रवाई है न्यायालय जैसा प्रतीत नहीं हो। कोई अगर सदस्य निजी, बोर्ड अगर बैठक में नहीं है तो निजी सदस्य के सामने पेश कर दो बालक को। और अगर कोई बोर्ड ने कोई प्रक्रिया अपनाई है लेकिन बोर्ड का कोई सदस्य पीठासीन नहीं, तो मात्र इस आधार पे कोई भी आदेश अविधिमान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी मामले का अंतिम निपटारा कर रहे हो या फिर आप धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन किसी मामले का निपटारा कर रहे हो, तो वहाँ पे कम से कम 2 सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। तो 2 सदस्य की अनुपस्थिति के बिना आप वो नहीं कर सकते। तो अंतिम निपटारा। और 18(3) में क्या है, देखो 18(3) में ये कह रहे हैं कि अगर कोई बालक है उसकी वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो उस बालक को क्या किया जा रहा है, उस बालक का जो बालक से उसका बोर्ड से न्यायालय को उसका अंतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो कोई भी बालक जिसकी वयस्क के रूप में ट्रायल होनी चाहिए, वो बालक नहीं लग रहा, उसकी ट्रायल वयस्क के रूप में होनी चाहिए, तो बोर्ड उस बालक का ट्रांसफ़र कर रहा है किसके पास में, कोर्ट के सामने। तो या तो अंतिम निपटारा हो रहा है या फिर बालक का ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोर्ट को, तो वहाँ पे कम से कम 2 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर बोर्ड के सदस्य कोई अंतरिम या कोई अंतिम आदेश पारित कर रहे हैं और उस टाइम उनके बीच में कोई मतभेद है, तो वहाँ पे बहुमत की राय सर्वमान्य होगी। और अगर उन सदस्य में बहुमत नहीं होता है तो वहाँ उनका जो प्रधान मजिस्ट्रेट है उसकी राय सर्वमान्य होगी। ठीक है, तो यह है सेक्शन 7 अपने को बोर्ड की प्रक्रिया बताता है। बोर्ड अपनी प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, बालक के हित में काम करेगा, न्यायालय जैसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, बालक को डरावनी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई सदस्य पीठा से वो बैठक में, जो अपना बोर्ड है वो बैठक में नहीं है, तो निजी सदस्य के सामने आप उसे पेश कीजिए। और निजी सदस्य के सामने पेश करके अगर कोई आदेश आपने दिया है तो वो सिर्फ इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि बोर्ड के सभी सदस्य उसमें बैठे नहीं थे, लेकिन आप अंतिम निपटारा कर रहे हो, 18(3) की कार्रवाई कर रहे हो। 18(3) का मतलब है बालक को आप बोर्ड से उसका न्यायालय में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो कम से कम 2 सदस्य वहाँ होने चाहिए, प्रधान मजिस्ट्रेट भी। और अगर कोई मतभेद हो रहा है तो बहुमत की राय सर्वमान्य होगी, लेकिन अगर बहुमत नहीं हो पा रहा तो प्रधान मजिस्ट्रेट की राय सर्वमान्य होगी। तो आज अपन ने इसका देखा है कि इसके बोर्ड की स्थापना कौन करेगा, देन इसकी प्रक्रिया क्या होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे इसकी जो कमेटी है उसको समझने की। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू। एंड आप यूनिक लॉ स्टडी नाम से चैनल को सर्च करके आप NI और प्रोवेशन की वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।